सैलरी से आप सिर्फ अपना खर्चा चला रहे हो. वेल्थ क्रिएशन इज व्हेन इट गिव्स यू द कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस, एंड वो तभी आता है जब आप एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो. Hi everyone. So welcome back to another episode of Sip to Success. So we have today with us Niharika. She is a very active, helpful and a diversified investor. She also has a very strong corporate experience of around 14 years. So let's talk about your journey. What has been like you have a strong corporate experience also. जी. And right now you are I guess investing in very diversified portfolio. माई स्टोरी इज समथिंग जो कहते हैं ना नेवर से नेवर, उसका उदाहरण है. इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. सो माई अंडर ग्रेड बैक इन द डे व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ वाज इन लिबरल आर्ट्स और सोशियोलॉजी. तो जब हम पढ़ते थे तब ये वाला जो सब्जेक्ट होता था सिर्फ यूपीएससी या जर्नलिज्म ऐसे किसी के लिए कोई पढ़ाई करता था. डेफिनेटली नॉट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड डेफिनेटली नॉट एनीथिंग टू डू विद इन्वेस्टिंग. बट लाइफ वाज सच, इट टुक मी टू बिजनेस स्कूल. मैंने IMT गाजियाबाद से अपनी मतलब MBA किया, एंड उस टाइम मैंने मार्केटिंग ज्वाइन की. एंड एट द टाइम इंदिरा नूई वाज ऑब्वियसली द पोस्टर चाइल्ड, एवरीवन's ड्रीम आइकॉन, and I also wanted to be a chief marketing officer someday of one such great organization. यही ड्रीम था. करना शुरू किया, started off with sales in private wealth, so financial services में मेरा मतलब पहला I would say experience था. उसके बाद brand management. This was when? This was back in the day. I graduated 2007 from business school. So 2008 and 9 I was in financial services. फिर मैंने अपना काम किया इंश्योरेंस साइड में. प्रोडक्ट जैसे डिज़ाइन करना, इंश्योरेंस में क्या होता है हमें समझना पड़ता है कि कॉस्टिंग कैसे बैठती है किसी भी चीज़ की, और उसके क्या क्या कॉस्ट होती है, क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं. तो मुझे लगा था मेरी जर्नी काफ़ी सेट है, मतलब सेल्स कर लिया, प्रोडक्ट कर लिया और अब ब्रांड कर रहे हैं. हाँ, तो अब ठीक है मार्केटिंग में चल रहा है करियर, बट लाइफ हैज अदर प्लान्स फॉर यू. एंड so you wanted to go to the marketing I side wanted to go to the marketing side. I wanted to be the chief and you saw कि अभी जर्नी जा रही है ठीक है एकदम बिल्कुल बढ़िया जा रही है, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही जा रही है. ब्रांड मैनेजमेंट बहुत ही कोवेटेड होता था एटलीस्ट उस टाइम, और मेरे लिए था, तो मैं वही कर रही थी जो मैं करना चाहती थी. बट जब हम कई बार कहते हैं कि वी से मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, या हम कुछ सोच के चलते हैं बट उससे कुछ अच्छा ही लिखा होता है. आई नाउ थिंक सो इन हाइंडसाइट. उस टाइम नहीं ऐसा लगता. लाइफ हैड इट्स ओन प्लान्स, एंड फॉर पर्सनल लाइफ डिसीजंस आई मूव टू द US. तो मैं US चली गई. दिस इज अबाउट 2011. आई मूव देयर एंड आई वॉज ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा. तो मैंने कहा अच्छा अब क्या करें, घर पे तो बैठ नहीं सकते. सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन हेल्थ केयर. So I'd done financial services. I was now working in healthcare, and that's when I realized that if I wanted to, at the time, I thought live in the States, तो मुझे फिर से MBA करना पड़ेगा. तो फिर मैंने अपना दूसरा MBA किया, या फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल. मुझे मार्केटिंग नहीं करनी, अब मुझे करना है कंसल्टिंग. और मुझे जो MBB हम बोलते हैं, McKinsey, BCG, Bain, they are the top 3 or considered so typically. तो इनमें से कहीं जाके स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग करनी है. और अब ड्रीम बड़े हो जाते हैं, ख्वाब बड़े हो जाते हैं. तो आई सेड अब चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नहीं. McKinsey इज नोन टिपिकली जो टॉप फॉर्च्यून 500 CEOs होते हैं सबसे ज़्यादा McKinsey से होते हैं. तो मैं हाँ ये करके वैसे ही कुछ करेंगे. ये सब हमने अगेन सोचा, बट आई थिंग्स गो सेपरेटली. एंड एट द टाइम आई अगेन लाइफ हैड इट्स ओन प्लान्स, एंड आई इंटर्न विद McKinsey विच वॉज अगेन माई ड्रीम इन अटलांटा. बट ऐसा कुछ हुआ कि फिर मैंने कहा कि अब आई कांट डू कंसल्टिंग एंड आई विल हैव टू स्विच. सो आई वांटेड अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस बिकॉज ऑल ऑफ दीज कंसल्टिंग फर्म्स दे रिक्वायर अ लॉट आउट ऑफ यू. इट्स लवली like sort of learning, but you work 14-16 hour days, and I was having my son at the time, so I said I can't obviously do this. And so I decided to then go into what I thought tech में good work life balance होता है. हर बार आप कुछ सोचते हैं फिर कुछ होता है, फिर आप कुछ और it levels up. बाहर से कुछ और हाँ, like it levels up. And so मैं ऐसी एक इंसान थी क्योंकि liberal arts background था, मुझे tech का T तक नहीं आता था. And to the point कि and to share with everyone, ये मजाक की बात है, मुझे कंट्रोल भी तक नहीं आता था till I was 21-22, right? I did not know that because it was not required. I mean, I'm talking back in the day जब सोशियोलॉजी में तो हम नोट्स पेन पेपर से लेते थे, लाइब्रेरी ओल्ड स्कूल होती थी,
So this was not required and I never learned it. But how are you managing McKinsey then? No, I'm saying by that time I had learned. By that time of course अब तो Excel सब हो गया था, but जोक ये है कि जो 20-21 पे ये सब नहीं आता था, 22 पे, then at Dell I was leading communications for cyber security. So 2013 I did that for them at again in the US. Loved it. In the meanwhile my son grew up to be 3 years. वो मैंने सोच रखा था कि थोड़ा वो बड़ा हो जाए तब थोड़ा और intense job लेंगे, वो लिया एंड देन आई मूव विद इन डेल टू अ मोर इंटेंस जॉब. बट इस सब में मैंने रियलाइज़ किया कि घर मेरे लिए हमेशा इंडिया ही था. तो जो कहते हैं ना चीज़ जमती नहीं, यू कांट गेट योर रूट्स देयर. दैट्स व्हाट्स हैपेंड, दैट एट लीस्ट हैपेंड टू मी एंड आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे वापस इंडिया आना है. तो 2018 में आई केम बैक टू इंडिया एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस आई हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग in a personal capacity about 2015-16. Okay, way before when this investing thing started happening. Yeah, and that I have to give credit to my parents because ऐसा नहीं था कि मनी की बात घर पे हमेशा होती थी. I come from a civil services background, तो ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन होता ही नहीं वहाँ. तो बहुत स्टैंडर्ड होता है. बट ये चीज़ थी कि मैंने रियलाइज़ की थी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन और इन जनरल doesn't come from just making money. सैलरी से आप सिर्फ अपना खर्चा चला रहे हो. वेल्थ क्रिएशन इज व्हेन इट गिव्स यू द कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस एंड वो तभी आता है जब आप एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हो, चाहे आप एक्विटी में करो या आप एंजल इन्वेस्टिंग या किसी और एसेट क्लास में करो, स्टार्टअप्स में. तो तब मैंने किया था एंड 2018 में आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर. बट व्हेन आई मूव टू इंडिया तब मैंने 2019 में कहा मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगी. So I was an entrepreneur for a year and a half. So I saw corporate life, then I sort of saw entrepreneur life, and I have a lot of respect for anyone out there who's even thinking of being a founder because it's a lonely journey to say the least. It is a very tough journey and more than anything else, मतलब आपको अपनी को खुद को शाबाशी देनी चाहिए because आप अपने में बिलीव करते हो तभी आप ये चीज़ कर रहे हो. जो इंसान अपने में नहीं बिलीव कर सकता वो हिम्मत ही नहीं कर सकता because it's like jumping off a cliff. So that's what I also tried to do and I did that for a year and a half. My startup was in the health tech, age tech space. So elderly की situations को sort of help करने के लिए कि वो घर से बाहर कैसे जाके अपना health care needs को service कर सकते हैं. उस space में था, but obviously then you know the pandemic hit and because of that the elderly was supposed to be at home. तो जो आपका use case था अब वो use case relevant नहीं रहा. I honestly, and that's why I say I have more respect for founders, I didn't have the heart because I did it for a year and a half और मैं अकेली solopreneur थी. तो मुझे लगता है solopreneur होना बहुत गलत बात है because it's too much. So that's it. And then I started, in between all of this, I realized that women entrepreneurs and even generally founders in India, two gaps I saw was communication में थोड़ा सा miss out होते हैं because एटलीस्ट जब हमारा एक्सपीरियंस जो मेरा था कि कंसल्टिंग में देखने के बाद मैंने रियलाइज़ किया था आप किसी भी प्रॉब्लम को स्टोरी टेल कैसे अच्छे से कर सकते हो. हाउ डू यू ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम एंड हाउ डू यू टेल इट इन अ नाइस मैनर. एंड इफ यू टॉक टू एनी अर्ली स्टेज इन्वेस्टर दे विल ऑलवेज से इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग. राइट. तो फाउंडर क्या बेच रहे होते हैं? अपनी कहानी और अपना विजन. द अदर थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी वॉज विमेन इन्वेस्टिंग. Still in India and the world over, very few women actively invest. That again goes back, I feel like if you can, you should. It's also like a founder, again, it's a belief in yourself. So, like you started your edtech and healthcare startup. Yeah. And then the COVID happened. Yeah. So, did you had a thought कि COVID आया है तो it might be a turning point for us as an industry because some of the sectors like healthcare was one of that was booming in this pandemic. Yeah. And did you try to like reach out to other investors and raise funds or something? Yeah, that's a good point. So in health, जो मैं देख रही थी, which was elder care, which was our elderly people going to the doctors, they were not asked to. So people did pivot in that space. जो एक दो players थे, they pivoted to at-home ICU care at the time. Okay. But like I said, my challenge was I had been bootstrapped. तो मैंने अपने आप को उस टाइम जो मेरा थीसिस था, इंसान वही करता है जो उस टाइम सही लगता है और जितनी आपको समझ होती है. तो मुझे ये समझ थी और उस टाइम ऑल ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ कंटेंट लाइक पॉडकास्ट, यू डिडंट नो एनीवन, लाइक यू कुडंट टॉक टू एनीवन, राइट? यू कुडंट गेट दीज इनसाइट्स. सो मेरे को लगा कि नहीं, मैंने बूटस्ट्रैप कर रखा है, मुझे डाइल्यूशन तब तक नहीं करना है जब तक मैं सर्टन नंबर पे नहीं हिट करती हूँ.
ये मेरा thought process था, which I don't always think is the right process. The second part was, so I didn't do an outreach to investors. I was in talk with certain early stage VC funds, Okay. but their expectations were कि B2B contracts होने चाहिए, क्योंकि उनको sticky contract चाहिए, which makes sense. वो क्रैक करने के लिए वो आप कैसे क्रैक करेंगे जब सब कह रहे थे कि भाई अभी तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, तो या तो यू कम्प्लीटली पिवट टू मेक इट एट होम, विच आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद, बिकॉज मेरा एंटायर थीसिस ही वो नहीं था. And the second part, more than anything else, I say it was the lack of a support system. When you are जब आपने एक छोटा सा महल बनाया होता है, चाहे वो सैंड का हो, और वो एकदम से टूटने लगता है, एंड यू आर द ओनली पर्सन एंड देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल. ऑफ कोर्स माय फैमिली वाज देयर, बट you cannot explain to them what you're feeling, right? And I don't know, maybe some of the founders also. Yeah, I believe every founder faces this situation. Right. Whom to share with and to what extent to share with. Exactly, what extent? Because ज़्यादा आप बोलने लगते हैं तो लगता है तो फिर वो सामने वाला कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था. ऐसा लगता है, चाहे वो कहें या ना कहें. फिर वो शील्ड भी ज़्यादा करने लग जाते हैं. Yeah. You know, so right. So, and I suffered from the same. I didn't ask anyone for help, so to speak. And you know, I tried to kind of go through it for about 6 months, but the first wave and then the second wave, and there was no line of sight. Right. So at that point in time, it was either that or my own mental sort of peace. And I said, I can't do this anymore. For now, I will put it on hold. But that as a cause still continues to be one closest to my heart. So even on my LinkedIn or otherwise also, age tech or geriatric care, which we say is for people elderly, is what I feel, because हम लोग बच्चों के लिए बहुत करते हैं. Even for women, you know, both the government, they're still trying to make a lot of efforts. And for children, of course, there's a lot. But we forget our elderly. जैसे ही कोई 60-65 का होता है, वो उस इंसान ने पूरी ज़िंदगी आपको दिया होता है, और अब किसी के पास टाइम नहीं है उनको कुछ देने के लिए. Right. And you know, it's a very sad situation. And just even the sheer numbers in the country talk about the fact that I think by 2035, about more than 15% of our population is going to be over 65, and the infrastructure doesn't support it, and there are no services for this paying thing. क्योंकि या तो वो खुद पे कर सकते हैं या नहीं तो हम लोग, you know, the kids are there to pay, but if there are no services, what will you do? So anyway, I mean, if anyone's looking at it, please do think about building in this space. It's a very good space. And it's a very wide space also. It's a very wide space. So like talking about your journey, that when you were thinking of to pivot or not during that pandemic. So not exactly pandemic, but there are these thoughts with these early stage founders who are building now. Yeah. They have this constant thought ki when to raise and shall we raise it or not. Yeah. So ये एक बहुत ही two-sided question होता है, and every side has its own benefits and things attached. So any particular direction that you would like to share कि what are the numbers, कि कुछ numbers पे आप reach करो तब करें, या is there something industry specific कुछ हो सकता है? I mean, what would you like to share with this? So no, that's a great question, and this question is always there कि should we raise or not? Yes. And I'm so glad this question is being asked now. पहले ये question ही नहीं था. I think 1.5-2 साल पहले सभी raise कर रहे थे. कोई ये पूछता ही नहीं था कि करें भी कि नहीं करें. करना तो है ही. Especially 2021, the amount of funding that came in, everyone was raising, right? And a lot of people got a lot of money, which is also fine. It's a cycle. So first thing is, should you raise or not? I would say understand the pros and cons to some extent. So I'll take a step back. जब हम raise करते हैं, ये चीज़ हमें सबसे पहले समझनी पड़ती है कि money doesn't come without strings and responsibility, right? तो ये expect करना कि lot of founders I think just think कि raise कर लेंगे तो सारा solve हो जाएगा, पैसा आ जाएगा. Understand कि अगर कोई पैसा दे रहा है, चाहे वो individual investor है या वो VC है या वो syndicate है या वो any institutional investor, वो आपसे काफ़ी चीज़ों के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगेगा. आपके गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए, आपके अकाउंट्स ठीक होने चाहिए. आपने मुझे कहा था कि 2 महीने पहले हम ये पायलट करेंगे, बट आपने नहीं किया, तो मैं आपसे पूछूंगी क्यों नहीं किया. Sometimes then founders just think of the money, but they don't think of this accountability. So first be okay that you're okay with that accountability, because you do owe that, you know, and it's going to be a legal binding document wherein you will be responsible for that. So that's one. The second part of it is सिर्फ पैसा नहीं होता. पैसे के साथ कई बार लोगों का बहुत टाइम, एफर्ट और एक्सपीरियंस मिलता है. So जिससे आप पैसा ले रहे हैं, आप ये हमेशा सोचिए कि वो मुझे क्या एक्सपीरियंस दे रहे हैं, and is this someone I would like in my corner? Because eventually your investor has to be your biggest cheerleader. You will go through tough times, and so will the investor. But investors, the good investors are the one who will call up and say,
टेल मी आपको क्या चाहिए. ये नहीं वो पूछेंगे तुमने ये किया कि नहीं किया, मैंने ये चीज़ देखी थी. सो दे आर द वन हु विल बी टॉकिंग अबाउट यू टू अदर पीपल. दे विल बी द वन सेइंग let me make this connect for you. They'll be the one saying, you know what, if you're having trouble with this, I know these 3 other people who've gone through something similar, figure out with them or let me help you figure this out. And typically investors, if they are sector specific, वो एक सेक्टर में इतना डीप जा चुके हैं, आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम पहली बार हो रही है, बट वो हो चुकी होती है. there are enough patterns to it. Exactly. So if you like that help and you like that accountability, then go for it. Also, funding usually will be able to make you go to a very large level. That's the vision. नहीं तो कोई normal business में तो पैसा कोई लगाता नहीं है. Second part is क्यों नहीं लेना चाहिए. Sometimes it's okay to also build what we now call a lifestyle business. A lifestyle business is just a business जिसमें venture capital नहीं है. वो भी ठीक है. आपके profits आपके हैं. अगर आपको लग रहा है आपका profitable business है, आप एक certain scale तक build करना चाहते हैं, आप करिए. We were just talking about it, right? कि Zoho and Zerodha are both per se non-funded businesses, but also understand कि उनको कितना time लगा ये बनने में, right? जब venture capital आता है, usually accountability भी आती है, stress भी आता है, obviously because कोई आपको push कर रहा है, but उसके साथ क्या आता है कि speed up हो जाती हैं चीज़ें. वो खुद ही चौथे गियर में गाड़ी लगा देंगे तो आपको सीखनी पड़ेगी कैसे चला रहे हैं, right? थोड़ा इधर जाएंगे उधर जाएंगे, but you'll figure it out. Here you are self-pacing. So as a self-paced entrepreneur, आप कभी धीरे भी जाएंगे, कभी slow भी जाएंगे, तो you know maybe your scale may not reach or may reach, but could be take its own sweet time. But ups and downs हर जगह होते हैं. And I always tell people there is no right answer, there is no wrong answer. It is your answer and it is what you are comfortable with. कोई भी अगर आपको बोले नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत था, is usually not the correct thing. The only time I think which is incorrect is when early stage में founders money के लिए if you are needing it for survival you dilute too much. Right. ये थोड़ा सा tricky होता है क्योंकि then I have seen regret कि समझ नहीं आया और किसी ने आपको X value करके 30% ले लिया. अगर आपने अपनी कंपनी का 30% पहले राउंड में ही दे दिया तो आप जब सेकंड राउंड तक अगर जाएंगे तब तक तो आपकी कंपनी हाथ से जा चुकी है. बिकॉज इफ यू आर लेस देन 50%, you know, and it's not like that, right? Large organizations, even Zomato, I think before it was listed, Dipinder Goyal was sub 5% or around 5%, but he was the brand. So you know, by that time it's so large, it's okay. But typically I would say कि don't go into distress sale. Distress sale जब हम कभी भी अपनी लाइफ में हम कहते हैं ना जब वी आर फीलिंग लो तब डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, राइट? वो आपके स्टार्टअप्स में भी नहीं करना चाहिए. Like usually what we see is if after a period of like 8 to 10 years the industry trend changes. Yeah. So if you talk about 2010 onwards, maybe it was D2C brands were coming up that time. I mean अभी भी है, but it was a rage during that time. COVID से पहले it was basically edtech, and अभी usually health and edtech और EV or carbon neutralized, these industries are prevailing now. Right. So what do you as an investor see कि जो upcoming industries है, upcoming sectors है, that will be going for the next 10 years, and if in case someone is trying to build up in some category and they can, you know, see कि these industries are the promising sectors. Yeah. मैंने अभी ऑलरेडी एज टेक के बारे में बात की. मुझे लगता है दैट्स अ वेरी बिग कैटेगरी. मे बी दैट्स माई पर्सनल बायस, बट आई ऑल्सो थिंक दैट्स अ वेरी लार्ज कैटेगरी. दैट असाइड, you know, like you said, infrastructure to me is a very solid category because it is still getting developed, right? So within infrastructure, whether it's logistics, you can always optimize it, you know, there is still movement there. Now logistics कैसे आप optimize करेंगे, किस टाइप की tech आप utilize करेंगे, वो आपकी मर्जी है. Drones, people consider it a sector. Drones are not a sector. Drones are a solution set, right? अब वो आप logistics के लिए भी use कर सकते हैं, आप वो defense tech के लिए भी use कर सकते हैं. It is a product or it's a science that can be used anywhere. Use case we can differentiate. Exactly, right? So ये foreseeable, and of course climate is happening. Climate or ESG, like you were saying, things being sustainable, carbon zero, electric vehicles, अब वो तो government ही mandate drive कर रहे हैं, so that's coming up. But understand now, I also want to encourage people to think कि थोड़ा ये तो अभी चल रहा है, जब अब EV अभी भी growth होगा सेक्टर में, but early movers हो चुके हैं. हाँ, right? So there are two ways to look at it. A, you always don't have to be an early mover, क्योंकि कई बार आप early mover की गलतियों से सीखते हो. वो भी ठीक है, right?
and that's okay. Second thing is, like for example, Zepto came in much later, right? People were, I mean, in terms, Dunzo started this first thing, Dunzo started but now we've seen. And so the second part of it is also, I will encourage people, build what you like to build. आपको वो अगले 10 से 15 साल वो कंपनी चलानी है, तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो कि अभी चलो ये चल रहा है मैं ये कर लेता हूँ, अब ये चल रहा है वो कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. What you should build is, if you feel strongly about edtech even today, build it out. Who is going to stop you? By the time physics वाला came, सबको लग रहा था अब तो सब कुछ हो चुका है, अब क्या ही होगा edtech में. And then he came and he did something so simple, right? But he did it because that's what he believed in, and that's what led to the growth. So talking about edtech, so we are obviously, you must be knowing this, काफी top of the brands and players के साथ issues चल रहा है. Right. So any typical thing that you would want to share on that? I mean, I think there's Is it because of the funding part or I something related to the Well, I don't know if it's about model the of the- funding part, because अगर किसी भी VC या किसी भी investor को लगेगा मेरी वजह से मेरा ही पैसा डूब रहा है तो बड़ा ही खराब लगेगा, because उन सबका ही डूबा है, right? So I don't think it's like that. I will just say it goes back to the basic. See, you can't take away from what a lot of these, अब जो problem आ रही है ठीक है, but it is a problem in the recent past. You cannot take away from what these brands have built over the years and how they've changed the way things are viewed. तो जिसने जो चीज़ सही की उसको वो क्रेडिट तो देना पड़ेगा. I think the issues that have come recently are more governance issues. तो जब हम कहते हैं कि आपकी compliance ठीक होनी चाहिए, आपके numbers ठीक होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये VC led pressure था, but pressure होता है to grow at a certain stage. कई बार founder का self induced pressure भी होता है, मुझे इतना तो करना ही है, मैंने इतना यहाँ तक कर लिया है. You know, a founder, he or she will think, I have to go to the next level. So deliver what promised. What promised? have to. या अब competition बढ़ रहा है तो अब मैं कैसे पेस रखूँ? Right. So and जितनी चीज़ बड़ी होती है उसका speed थोड़ा थोड़ा कम होता है ना. Change आप कैसे इतना लाएंगे? Startups, the reason they do better, we say sometimes, versus large corporates or conglomerates, are because they're so nimble. आप quickly आज change करना है तो सब हो जाएगा आज. But अब अगर आप one of the ones that you mentioned, some edtech players are so large, कोई भी change भी करने के लिए time लगता है. तो I would just say that don't think that it is something super bad. I will just say कि ये जो rosy picture लोगों ने startups के बारे में बना के रख रखी थी कि सब कुछ अच्छा होता है, वो किसी चीज़ की, nothing is that rosy. I think it's a reality check. What do you think has been your biggest and the most successful decision that you have made regarding this investing? So, I'm an early stage investor. तो early stage investors होते हैं जो कई बार idea stage पे आते हैं, कई बार जब बहुत early आपका revenue होता है तब आते हैं. So, VCs, जो venture capitalist institutional होते हैं, they have a lot of set processes in place. Typically angel investors, few of them will have that. मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि सब कुछ analysis करके eventually gut पे decision होता है. And honestly, people think gut decisions are not scientific. I don't agree. हम जो कहते हैं ना मेरी gut feeling ने का, वो usually होता है हमारे life के जितने experiences होते हैं वो उस second एक बार में switch on हो जाते हैं. और मैं उसको ज़रूरी नहीं है ब्रेक कर सकूं कि ये इसकी वजह से था, और ज़रूरत भी नहीं है ब्रेक करने की. और कुछ justification नहीं दे सकते हम उस चीज़ के लिए. नहीं दे सकते, but it just makes sense, and that's okay, right? Early stages like that. So for me, most of my decisions are like that. I am looking at a few exits this year. So I think the proof of the pudding is जब आपकी exit आती है, because सब लोगों को लगता था, और at least सबको तो नहीं, मैं अपने ही बता सकती हूँ, मुझे तो ये लगता था starting में when you're a young investor और a newer investor के डील अच्छी मिलनी चाहिए, मुझे बेस्ट डील मिलनी चाहिए. You realize बेस्ट डील तो just 10% of the job. The actual thing is कि next उसकी वैल्यूएशन ठीक हो, और उससे भी important है कि मुझे exit मिले, because otherwise that asset class is not a very What do liquid. you mean by exit for the viewers? Yeah. So exit का मतलब होता है जैसे मैंने आपके startup में पैसा लगाया, और हम मान लेते हैं कि मैंने just let's 1 लाख लगाया for example, right? और आपकी startup, for easier math, 1 करोड़ का valuation था, तो I got 1%. अब ये तो मैंने सोच लिया बहुत अच्छी डील थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये 1 करोड़ के लिए बहुत वर्थ इट था और मेरे को तो बहुत अच्छा मिल गया. बट अब उसके बाद द नेक्स्ट प्रोसेस इज कि somebody else has to think that you have to work to certain numbers in your revenue to think that किसी और को फिर नेक्स्ट राउंड में सोचना पड़ेगा जब आप नेक्स्ट टाइम रेज करने जा रहे हैं कि इसकी 1 करोड़ से आगे वैल्यू बढ़ी है. See,
स्टार्टअप्स में जो वैल्यूएशन होती है, इट्स परसीव्ड वैल्यू का मतलब है मुझे लगता है और हम दोनों ने एग्री किया कि इसकी वैल्यू है. देयर इज नो स्पेसिफिक math numbers. There are of course multiples and all, but this is all it's a perception based. Exactly, it's a forward looking assumption. Forward looking का मतलब आज ये है और मैंने इसीलिए 1 करोड़ पे एंटर किया है क्योंकि मुझे लगता है एटलीस्ट उससे तो ज़्यादा ही होगी. नहीं तो मेरी पैसे की वैल्यू वही है. सो जब कोई दूसरा आएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 साल बाद आपकी या 1.5 साल बाद आपकी वैल्यू किसी और ने आके कहा 3 करोड़ हो गई, तो मेरा पैसा यू वुड थिंक 3 गुना हो गया. But what they need to do is that when they put that money in your startup, I should have the option of exiting, which means that मैं कहूँ कि नहीं अब मेरे को तो अपना पैसा 1 का 3 हो गया, मुझे निकलना है. Typically VCs are not looking at, by the way, just to give an example, कि 1 का 3 नहीं देखते हैं. हम लोग चाहते हैं 1 का मेरा 10 से 20 हो, right? And that is the risky part of it. क्योंकि आप कैसे सोच सकते हो, सारे इतने factors होते हैं, इसीलिए फिर हम इवेंचुअली चीज़ घूम फिर के फाउंडर के ऊपर आती है. एंड हेंस द हेल्थ ऑफ द फाउंडर इज सो इम्पॉर्टेंट एंड द मेंटल स्टेबिलिटी ऑफ द फाउंडर एंड द सपोर्ट सिस्टम इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और वेरिएबल्स बदल सकते हैं, बट फाउंडर की रेजिलियंस, उनका जो हम कहते हैं मनोबल, उनका सेल्फ बिलीफ and how passionate they are, that is the one thing. क्योंकि pivots आते रहेंगे, but जो इंसान deliver करता जाएगा, that's the founder who will eventually grow, who will eventually reach whatever sort of numbers the VCs want them to reach. Yeah. Because there are so many terms attached with this investor, that investor. जी. So बहुत confusing हो गया है. हाँ. And अभी तो I guess सीरीज ए में भी प्री सीरीज, प्री सीरीज, बहुत तो सारे टर्म्स. हाँ, वो एंड फॉर अ न्यू फाउंडर इन्वेस्टिंग, रीचिंग आउट टू इन्वेस्टर इज ऑलरेडी अ डिफिकल्ट टास्क. अब उसके बाद ये भी आ गया कि किस टाइप का इन्वेस्टर है. सो लेट्स शेयर कि क्या होते हैं ये सब, किस लेवल पे क्या होता है. सो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. एंड इन्वेस्टिंग जब आप जितना, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टार्टिंग, पहली बात है टर्म से हमें ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक सेइंग, जो हम हंस के बोलते हैं कि टोमेटो और टमाटो, राइट? किसको किसी भी चीज़ को रोज बाय एनी अदर नेम इज स्टिल अ रोज. सो व्हाट आई से इज दैट वी स्टार्ट ऑफ, अगर आपके पास सिर्फ I'll start off with different founders and whoever fits in where they'll have a better understanding. तो अगर आपके पास सिर्फ एक आइडिया है कि मैं कोई शायद ऐसा कुछ बनाना है, बट मुझे और कुछ नहीं पता, बट मुझे शायद ये टेस्ट आउट करना है, द बेस्ट प्लेस टू गो इज एन इंक्यूबेटर. इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू अटल इंक्यूबेशन मिशन है, उसके थ्रू बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं हमारी कंट्री में. आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे इंक्यूबेटर नियर मी, जिप कोड से आपको पता चल जाएगा. So a lot of these educational institutes have incubators. What an incubator does is literally, जैसे हम incubator का मतलब होता है जैसे premature baby होता है, उसको incubate करते हैं in a comfortable environment for it to survive. Similarly your idea, तो वहाँ पे आपको incubators different services देते हैं. कई बार they will give you even a physical space to work. So co-working space मिल जाएगी आपको, mentors मिलेंगे, वो कहेंगे idea से इसको MVP जो common term है, minimal viable product, उसको कहाँ तक, उस तक कैसे लेके जाएं, so that your product or your idea can be tested. And lot of incubators also have grants. Right. So a strong encouragement to everyone is कि आजकल again it's such a great time and age to be a founder or an entrepreneur, because अगर आप DPIIT जो Startup India के अंडर आप registered हैं as a Startup India startup, then you get access to lots of grants, incubators के through. You can get grants to the government, sector specific grants होती हैं, women के लिए grants होती हैं, और एक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है जो 4.5% पे इंटरेस्ट पे कोलैटरल के बिना, मतलब आपको कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट नहीं देना, सो फ्री ऑफ कोलैटरल अनसिक्योर्ड जो हम कहते हैं लोन मिल सकता है. और उसकी सबसे अच्छी बात ये कि आजकल इन्फ्लेशन रेट 6.5-7% के है ना, तो आप सोचिए 4.5% के इंटरेस्ट पे तो आपको फ्री का पैसा मिल रहा है. सो दैट्स एन इंक्यूबेटर. एक्सेलरेटर इज मेरा आइडिया था, बट अब मुझे उसको स्केल करना है. मैं समझ गई कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, बट ठीक है मेरे 100 कस्टमर्स थे, अब मैं 100 से 2000 तक कैसे जाऊँ. दैट्स व्हेन इंक्यूबेटर से नेक्स्ट स्टेप इज इंक्यूबेटर इज हियर. इंक्यूबेटर को हम मान लेते हैं प्री प्राइमरी, हमारा नर्सरी केजी हो गया. एक्सेलरेटर को आप मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्राइमरी तक आप एक्सेलरेटर मान लीजिए. एक्सेलरेटर विल नॉट हेल्प यू फिगर योर आइडिया आउट. विल से अच्छा योर आइडिया इज देयर, अब मैं GTM गो टू मार्केट एक्सपर्ट या मार्केटिंग एक्सपर्ट ले आता हूँ. I will bring them to you to help you figure it out. I will look at your governance. I will connect you to the right people. That's the next. And then accelerator के बाद
you know, if you kind of been in that space, friends and family bhi, I would say around the same time चल ही रहा होता है. Think of it as extracurriculars that are going on. Friends and family है कि आप अपने friends जब आपने start किया या आपने start किया होगा, I'm sure people are like, I believe in you. तुम बताओ कहाँ पे डालना है पैसा and मैं डाल दूँगा to support you, because again it's very founder centric. So friends and family is a great place to start. The next after that becomes angels. Angel investors are individuals जो directly पैसा लगाते हैं. So, for example, I'm an angel. Now, an angel can be in India now. Angels can range as platforms हैं. तो कोई 50,000 भी लगा सकता है, और कोई 50 लाख तक भी लगा सकता है, and उससे भी ज़्यादा लगा सकता है, 1-2 करोड़ तक भी. But typically, angels, I would say, are 1 to 2 lakh to 3 to 4 lakh के बीच में they put in money. Most, I would say, about 80 to 90% of them. एंजल मनी कम्स व्हेन थोड़ा सा एंजल स्टार्टिंग में भी आ जाता है, बट एंजल मनी का फायदा ये होता है कि उनका नेटवर्क मिलेगा आपको. तो आप सोचेंगे कि किसको मैं लेके आऊँ कि जिसका स्पेसिफिक है, रेलेवेंस है या एडवाइस से मेरी काफ़ी चीज़ें सॉल्व होंगी. दैट इज एंजल. एंड देन देयर ऑन देन द वीसी स्टार्ट. सो फॉर मोस्ट फाउंडर्स इफ यू आर इन द 0 to 1 स्टेज, एंजल या प्री या आई वुड से सिंडिकेट या नेटवर्क होता है जब कई सारे लोग साथ में इन्वेस्ट करते हैं. एंजल एक होता है जो इंडिविजुअल होता है. इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, ग्रांट्स में आपका सब कुछ प्रिटी मच फर्स्ट 1-2 राउंड तो हो ही जाएंगे. And now I want to invest, and so always maintain that relationship and maintain it cordially. You know, thanks, I know it was not the right fit, I'll keep you posted. Right. And आप अपना updates once a month भेजते रहें. I think that always makes a good impact. So it was great to have you, Niharika. काफ़ी eye-opening discussion था आपके साथ about investing, and I hope viewers के लिए भी काफ़ी benefit होगा how to approach investors, when to approach, or if not at all. So thank you for taking out time, and we will be in touch with you. Congratulations to everyone who's thought about being a founder, and best of luck. And this is going to be one of the best experiences of your life. So yeah, hopefully this was of help, and thank you so much for having me. Thank you.